नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार। इंग्लिश विद एम कुमार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप हिंदी पढ़ ही रहे हो और हिंदी का हिंदी का आनंद लीजिए। परसों से मैंने हिंदी चालू की है, जिसमें मैंने आपको परसों हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसके संदर्भ में वार्ता की थी। उसके बाद कल हिंदी भाषा हमने सबसे ज़्यादा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके बाद हिंदी भाषा के विकास की वार्ता की थी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पर वार्ता करेंगे। हिंदी व्याकरण तो हिंदी व्याकरण में अगर हम व्याकरण को देखेंगे तो व्याकरण का अगर हम संधि करेंगे तो वे प्लस आ प्लस करण। व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना। तो व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भली भांति समझना। और जो व्याकरण के जो अंग माने जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं भाषा के जो अंग माने जाते हैं वो 3 माने जाते हैं। नंबर 1 पे हम वर्ड को रखते हैं, नंबर 2 पे हम शब्द को रखते हैं और नंबर 3 पे हम वाक्य को रखते हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो व्याकरण को हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक पुस्तक है, बुक है। क्या है? बुक। या फिर कह सकते हैं यह एक ग्रंथ है, या फिर हम इसे रचना कह सकते हैं, या फिर हम यही कह सकते हैं कृति है, या फिर इसे हम संस्करण भी कह सकते हैं। व्याकरण क्या है? एक किताब है, ग्रंथ है, कृति है, रचना है या फिर संस्करण है। और इस व्याकरण के माध्यम से ही शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग। हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक विधा है जो हमें शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान कराता है। शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान कराता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो भाषा के जो अंग माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं कि पहले नंबर पर मैंने आपको वर्ड बताया था, दूसरे नंबर पे आपको शब्द बताया और तीसरे नंबर पर वाक्य। तो वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम कहेंगे वर्ड। और भाषा की सबसे छोटी अगर पूछे लिखित इकाई, फिर भी हम वर्ड ही उत्तर देंगे। अगर पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो हम उत्तर ध्वनि देंगे। क्योंकि जो वर्ड जो होता है ध्वनि का लिखित रूप होता है। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो वर्ड होता है, और वर्ड जो होता है भाषा की सबसे छोटी व लिखित सबसे छोटी इकाई कही जाती है, और ध्वनि जो होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है। अब हम कहें कि वर्णों के योग से
जो वर्णों का जो सार्थक योग होता है, अगर हम शब्द की डेफिनेशन बनाएंगे तो वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और बाकी की अगर बनाएंगे तो शब्दों का सार्थक योग, शब्दों का सार्थक योग सब वर्ग कहलाता है। इसके बाद हिंदी व्याकरण के जो 3 अंग बताए, एक वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। प्रथम वर्ण, सेकंड शब्द और तृतीय वाक्य। अगर क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमारा उत्तर होगा कौन है? शब्द, जो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमारा उत्तर होगा वाक्य। अगर यही दूसरा गुणात्मक क्वेश्चन पूछता है कि भाषा का या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग किसे माना जाता है, सबसे बड़ा अंग, तो उत्तर होगा हमारा वाक्य। क्या होगा? वाक्य। उसके बाद वर्ड, शब्द और वाक्य में से हम वर्ड पर विस्तृत चर्चा करेंगे आज। वर्ड के बाद पहले देखते हैं कि वर्णमाला। हम कह सकते हैं कि जब वर्णों को जैसे ये लिखा है अ, ये फिर क, फिर आ, फिर ग, य, ये वर्ड है। क्या है ये? वर्ड। अगर इन वर्णों को व्यवस्थित रूप में, अगर इन वर्णों को व्यवस्थित रूप में रख दिया जाए तो ये वर्णमाला कहलाते हैं। व्यवस्थित रूप जैसे कि अ और आ, ए, ऐसे ऐसे कंटिन्यू अगर हम व्यवस्थित रूप में लगा देंगे तो यह वर्णमाला कहलाता है। अगर वर्णमाला की डेफिनेशन देखेंगे तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद वर्ण, ये मैं बता ही चुका हूँ कि ध्वनि की लिखित इकाई है, भाषा की भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, लिखित इकाई जो क्या है? वर्ड है। अब वर्ड को हम दो भागों में कर सकेंगे, एक तरफ डालेंगे स्वर और दूसरी तरफ डालेंगे व्यंजन। और अगर पूछा जाए कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्णों की जो कुल संख्या है वो 52। कितनी? 52। स्वर पे अगर हम चर्चा करेंगे तो स्वर की हम जैसे स्वर जो होते हैं, प्रथम नंबर तो ये स्वतंत्र होते अर्थात सेकंड नंबर हम कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में किसी भी व्यंजन या फिर हम कह सकते हैं किसी अन्य वर्ड का संयोग नहीं दिया जाता है। स्वरों को कह सकते हैं कि जो वर्डों में जो स्वरों को बोलते समय हमारा जो मुख विवर होता है, मुख विवर में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध या रुकावट पैदा नहीं होती है। अगर देवनागरी भाषा में हम देखें तो मूल स्वरों की जो संख्या है वो 11
मानी जाती है। अगर संस्कृत में देखेंगे, संस्कृत में तो यही स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। मूल स्वर के बाद स्वरों के भेद हुए। स्वर को 3 भागों में बांटा गया। एक को हर्ष स्वर के अंदर रखा गया, हर्ष स्वर, इसे हम मूल कहते हैं, मूल स्वर। हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। और इनका जो चिन्ह होता है, चिन्ह, हर्ष स्वर को मूल स्वर को ही हम कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इन पर लगने वाली जो मात्रा होती है वो एक होती है, इसलिए हर्ष स्वरों को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। तो इनकी जो संख्या होती है हर्ष स्वरों की वो 4 होती है। कौन सी? अ, ए, ओ और रे। ये 4 होती है। 1 2 3 4 कितनी होती है? 4 होती है। इनकी जो चिन्ह, इनका जो चिन्ह होता है, चिन्ह वो ए होता है, ठीक। और इन पर लगने वाली मात्रा जो होती है एक होती है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और ये अपनी मूल अवस्था में होते हैं, इसलिए इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। इनको हम छोटा भी कह सकते हैं, इनको हम लघु भी कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद आएंगे हम दीर्घ। इनकी संख्या 7। कितनी? 7। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि गुर, और इन्हें हम कह सकते हैं कि द्विमात्रिक। ये जो है द्विमात्रिक स्वर है, क्योंकि इन पर जो लगने वाली मात्रा होती है वो 2 होती है, और जो 2 को हम डायरेक्शन को चिन्ह से निरूपित करते हैं वो ये होता है, ऐसे करेंगे, ठीक। इसका चिन्ह जो साइन होता है वो ये होता है, इसका साइन होता है वो ये होता है। जो 7 होती है इसके अंदर आ, ई, उ, ओ, आओ। इसकी संख्या 7 होती है। 1 2 3, ये जो 3 हैं ये सस्वर हैं। सस्वर हम कह सकते हैं कि समान स्वरों के मेल से इनका निर्माण हुआ है। और ये जो 4 वर्ण हैं ये समान प्लस असमान, 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, लेकिन समान असमान, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमारा जवाब होगा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। तो संयुक्त व्यंजन कैसे? देखो, अगर हम इसे देखेंगे तो ये जो है सवर्ण है, अ प्लस आ, सवर्ण है समान। अगर हम ई को देखेंगे, दीर्घ ई को, तो ई लघु ई प्लस लघु ई। अगर हम दीर्घ ऊ को देखेंगे तो लघु ओ प्लस लघु ओ। ये जो होते हैं स्वरों से मिलकर बने होते हैं, देखिए समान है। अगर हम इनको देखेंगे, ऊपर देखते हैं, हाँ जी, संयुक्त स्वर पर हम चर्चा कर रहे थे। संयुक्त स्वर जो मैंने आपको बताया कि इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। इसमें ए हर्ष, दीर्घ, ओ और आओ 4 है। मैंने ये बताया था कि ये जो होता है असमान, इनका जो निर्माण होता है वो असमान स्वरों के मिलने से होता है। तो देखिए कैसे होता है। हम कह सकते हैं कि अ प्लस ई के मिलने से ए का निर्माण हुआ,
और अ प्लस ए के मिलने से ए का निर्माण हुआ, अ प्लस ओ के मिलने से ओ का निर्माण हुआ और अ प्लस ओ के मिलने से अ का निर्माण हुआ। हाँ तो देखिए, इसे हम कह सकते हैं कि अ और प्लस ए, इन दोनों के मिलने से इनका निर्माण हुआ और अ प्लस ए, इन दोनों के मिलने से इसका निर्माण होता है। इसके बाद ए का निर्माण होता है अ प्लस ओ, इन दोनों के मिलने से ओ का निर्माण होता है। इसके बाद अ प्लस ओ, इन दोनों के मिलने से अ का निर्माण होता है। तो ये असमान स्वरों के मिलने से इनका निर्माण होता है और इन्हें संयुक्त स्वर की श्रेणी में रखते हैं और संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। इसके बाद हम देखेंगे प्लुत स्वर। इनको जब उच्चारण करते समय, जब कह सकते हैं कि इनके उच्चारण करते समय जब किसी भी मतलब बात को लंबे समय तक कहते रहना, जब किसी भी बात को लंबे समय तक कहते रहना, उसे हम प्लुत स्वर की श्रेणी में रखते हैं। इनका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो ये होता है और इनको हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इन पर जो लगने वाली मात्रा होती है वो 3 होती है और इनका जो हम कह सकते हैं कि प्रयोग करते हैं तो रोने, चिल्लाने, रोने गाने चिल्लाने, जैसे हमने कोई पत्थर, एक पत्थर लिया और हमने उस पत्थर को तालाब में या कुएं में फेंका, तो पत्थर के फेंकने के बाद जो कुएं से आवाज आती है, तो आवाज गूंजती है, वह आवाज प्लुत स्वर की श्रेणी में जाती है। जैसे मान लीजिए कि दीपावली पर हम पटाखे जलाते हैं। क्या चलाते हैं? पटाखे। पटाखे के जलने के बाद जो आवाज आती है, जो दीर्घ रूप धारण करती है, उसे हम प्लुत स्वर के अंदर रखते हैं। उसके बाद कई ऐसे एग्जाम्पल कई होते हैं, आप अपने समझ से अकॉर्डिंग बना भी सकते हो। उसके बाद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुतीय स्वर खत्म होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो कल हम लोग स्वरों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग स्वरों का वर्गीकरण के संदर्भ में संक्षिप्त या फिर संक्षिप्त वर्णन करेंगे। टाइम नहीं है इतना, तो वर्णन करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, ओके बाय, आपका दिन शुभ हो।